बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बच्चे अपने आप को म्यूट कर लें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक पिछली 2 क्लासेस से रिलेट करता हुआ वही एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला के मुताबिक है। इसके अंदर हम मज़ीद न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसके अंदर हम एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करने के हमारे पास 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है कि आप हर एलिमेंट का मास मालूम करेंगे। दूसरा स्टेप होता है परसेंटेज मालूम करेंगे। तीसरा स्टेप होता है नंबर ऑफ मोल। चौथा स्टेप होता है कि आप डिवाइड कर देंगे लीस्ट नंबर ऑफ मोल से, तो आपको एम्पेरिकल फार्मूला मालूम हो जाता है। फिर आप क्या करते हैं कि फिर आप जो है वो एन की वैल्यू मालूम करते हैं। एन की वैल्यू मालूम करने का तरीका होता है कि फार्मूला मास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास होता है उसको डिवाइड करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला मास से, और फिर जब आपको एन मिल जाता है तो उसको एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों हासिल हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हमने एक न्यूमेरिकल किया था। इसके बाद एक न्यूमेरिकल किया था। आवाज, अगर किसी को थोड़ी सी आवाज में डिस्टॉर्शन हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो हमने एक न्यूमेरिकल किया था। ये पिछली लेक्चर्स के अंदर आपको मिल जाएंगे, दोबारा बताना अभी जो है वो हमारे पास थोड़ा सा वक्त की कमी है। तो मैं यहाँ प्यारे बच्चों सबसे पहले तो ये तमाम के तमाम जो है वो जिसे हम कहते हैं सारे के सारे रूल्स मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये मैंने सारे के सारे जो है ना रूल्स यहाँ पे दोबारा लिख दिया आसानी के लिए, क्योंकि अब हम यहाँ पर अपना आज का नया क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये बात याद रखिएगा। 2-3 सवाल कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको सवाल होमवर्क के लिए दूंगा और आपने उसको अपने पास मुकम्मल करना है। सवाल को गौर से सुनिएगा और गौर से समझिएगा। डाई इथाइल जिंक is a chemical used in the laboratory to protect the books from the worms. Its composition इट्स यहाँ कैसे आ गया ये, its composition is 53% जिंक है, 38.9% इसमें कार्बन है एंड 8.1% इसमें हाइड्रोजन है। आपको मालूम क्या करना है? फाइंड आउट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अच्छा जी, अब जरा सवाल समझे। ये सवाल बड़ा टिपिकल है यही, और मैंने आपको कहा था कि आधे से ज्यादा आंसर आपका सवाल में छुपा होता है। इस सवाल को जरा गौर से समझते हैं। देखिए बेटा, यहां से लेके डाइइथाइल जिंक इज अ केमिकल यूज्ड इन द लेबोरेटरी टू प्रोटेक्ट द बुक्स फ्रॉम द वर्म्स, ये एक ट्रिकी स्टेटमेंट है। ठीक है, माशान इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही है। ये एक ट्रिकी स्टेटमेंट है इस सवाल में। माशान 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 आ गई जी। ये हमारे पास माशान इस वक्त ज्वाइन हो गई है। माशान बेटा जल्दी से ज्वाइन हो क्लास के अंदर। ये हमारा एक सवाल है, इस सवाल को जरा गौर से सुनिएगा। ये एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेट करता हुआ हमारा एक सवाल है।
ये जो मैंने आपको हाईलाइट किए ना, और इसको मैं रेड कलर कर देता हूं, सही है जी। ये जो आपके पास, ये जो मैंने रेड कलर से स्टेटमेंट ली है, ये वाली स्टेटमेंट, डाइइथाइल जिंक इज अ केमिकल यूज इन द लेबोरेटरी टू प्रोटेक्ट द बुक फ्रॉम द बॉम्ब्स, ये कहलाती है एक इंफॉर्मेशन लाइन। बस इसका हमारे न्यूमेरिकल से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये फर्स्ट ईयर के अंदर जो हमारे बोर्ड है या जो हमारे टीचर्स हैं जो पेपर बनाते हैं, वो एक बहुत अच्छा तरीका ये इस्तेमाल करते हैं कि जिसके अंदर सवाल में वो एक इंफॉर्मेशन दे देते हैं आपको। हालांकि इसका हमारे न्यूमेरिकल से इतना कोई खासा ताल्लुक नहीं होता। हम असल में ये वो लाइंस होती हैं जिससे बच्चा परेशान भी हो जाता है और ट्रिक में भी आ जाता है कि पता नहीं ये 2 लाइन क्यों दिए हैं, इसका कोई काम होगा, डाइइथाइल जिंक का कोई काम होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेशन लाइन होती है। आपको फर्स्ट ईयर में बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको शुरू में ये इंफॉर्मेशन लाइन दी जाएगी, सही है। जैसे मिसाल के तौर पे ईस्टर इज फाउंड व्हेन द एथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद वाटर। अब इस तरीके से आपको ये इंफॉर्मेटिव लाइन दे देते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने रेड कलर से आपको हाईलाइट करके दिए ना, ये हमारे न्यूमेरिकल में इस लाइन का कोई इतना फर्क नहीं है, डेटा वेटा से इससे हमें कोई इतना फर्क नहीं मिलेगा, ठीक है जी। अब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ हमें मिलेगी काम की बातें। अब इन्होंने कहा है कि हमारे पास, अब हम यहाँ पर डेटा की हेडिंग डालते हैं, ठीक है। अब आप देखें हमारे पास दिया हुआ क्या क्या है। इन्होंने दिया है 53% जिंक, तो हम यहां लिखेंगे परसेंटेज ऑफ जिंक कितनी है, 53%, सही है जी। परसेंटेज ऑफ कार्बन गिवन है, कितनी है, 38.9%। और हमारे पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन गिवन है, कितनी है, 8.1%। गौर से देखें, हमें डेटा से ये 3 चीजें मिल गई, 53% जिंक, 38.9% कार्बन और 8.1% हाइड्रोजन, ये तीनों हमें परसेंटेज दे दी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये न्यूमेरिकल हमारे लिए आसान है। ये देखें, हमें मास ऑफ द एलिमेंट मालूम करने की जरूरत नहीं है, हमें परसेंटेज मालूम करने की जरूरत नहीं है, हमें स्टेप नंबर 2 तक कंप्लीट करके दिया हुआ है सवाल। यानी कि हम स्टेप नंबर 2 में परसेंटेज मालूम करते हैं ना, यहाँ पर हमें ऑलरेडी परसेंटेज गिवन है, यानी कि यहाँ हम स्टेप नंबर 3 से शुरू करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरी बात, फाइंड आउट द केमिकल फॉर्मूला। हमें केमिकल फॉर्मूला मालूम करना है, और हम ये अपने 2 दिन पहले वाले लेक्चर में हम डिफाइन कर चुके हैं कि केमिकल फॉर्मूला तो 2 होते हैं, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक एम्पेरिकल फार्मूला। अब यहाँ तो हम फंस गए, यहाँ तो हमें पता ही नहीं है कि केमिकल फार्मूला कौन सा मालूम करना है, एम्पेरिकल या मॉलिक्यूलर, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, डेटा में आप देखें, डेटा में कहीं आपको मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया हुआ, सही है। ये बात याद रखिएगा, हम ऊपर जाएं, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास मालूम करने के लिए आपके पास ये 2 स्टेप, और इस स्टेप में आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मास लाजमी चाहिए। तो जब कभी भी आपसे ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मांगेंगे बोर्ड वाले, जब आपसे क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फार्मूला मांगेंगे, तो अब उनको लाजमी है कि वो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मास देंगे सवाल में। यहाँ इन्होंने आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मास नहीं दिया, इट मींस कि यहाँ केमिकल फार्मूला से क्या मुराद होगा, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, यहाँ केमिकल फार्मूला से मुराद है इंपेरिकल फार्मूला। ओके, अंडरस्टैंड। ये बोर्ड वाले आपको बताएंगे नहीं, ये आपने खुद पहचानना है। मैंने आपको कहा था सवाल समझना ही आपके लिए जरूरी है। तो हमने इसमें क्या बात निकाली कि इसमें हमें इंपेरिकल फॉर्मूला मालूम करना है, ये चीज हमने खुद से सोची है। हालांकि बोर्ड वालों ने सिर्फ हमसे ये कहा था कि केमिकल फॉर्मूला निकालो, हमने इस केमिकल फॉर्मूला को खुद समझा कि ये इंपेरिकल फॉर्मूला है। क्यों? अगर यहाँ पर इन्होंने कहीं मोलर मास दे दिया होता या मॉलिक्यूलर मास दे दिया होता, सही है, तो फिर ये केमिकल फॉर्मूला से मुराद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता, फिर हम इंपेरिकल भी मालूम करते, मॉलिक्यूलर भी मालूम करते। ठीक है जी, ये बात भी समझ में आ गई। अब आ जाएं आप तीसरी और अहम चीज पे। मैंने आपको कहा था कि इससे पहले जो हमने सवाल किया था उसमें हाइड्रोकार्बन का जिक्र था, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ 2 एलिमेंट थे। यहां आप गौर से देखें, यहां इन्होंने लिखा है ऑफ द कंपाउंड, यानी कि किसी एक कंपाउंड की बात हो रही है। अब ये कंपाउंड इन्होंने हाइड्रोकार्बन तो नहीं दिया,
इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कुछ और भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था ना कि अगर हाइड्रोकार्बन दे दें तो आपकी टेंशन ही खत्म। अब आपको सिर्फ जो आप कंपाउंड निकालेंगे 2 एलिमेंट पर मुश्तमिल होगा, एक हाइड्रोजन पर और एक किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर, ठीक है। लेकिन जहां कहीं ये आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड कह दें या सिंपल कंपाउंड दे दें तो वहां आप फंस सकते हैं, वहां आप परेशान हो जाएंगे कि अब यहाँ कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है। कार्बन और हाइड्रोजन तो लाजमी होगा, इसके अलावा कोई तीसरा है भी या नहीं। तो मैंने उस पर आपको लास्ट टाइम ये कहा था कि जब कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या कंपाउंड वो आपको दे दें तो आप बोर्ड वाले उस सवाल में कोई ना कोई हिंट जरूर देंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या तीसरा एलिमेंट है या नहीं। अब जरा इस सवाल में देखते हैं। इस सवाल में इन्होंने आपको कंपाउंड दिया है ना, अब देखते हैं कि क्या हमारे पास इस पूरे सवाल में कोई हिंट मौजूद है। और हम देखते हैं हमारे पास हिंट क्या वाज़ेह मौजूद है कि कार्बन है, हाइड्रोजन है और तीसरा एलिमेंट हमारे पास जिंक है। इसका मतलब अब जो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा वो 3 एलिमेंट से मिलकर बनेगा, कार्बन, हाइड्रोजन और जिंक। कैसे पता चला मुझे सवाल से ही पता चल गया, ठीक है जी। तो ये तो हमने डेटा बना लिया। अब हम डायरेक्ट शुरू करेंगे स्टेप नंबर 3 से। और स्टेप नंबर 3 क्या था? स्टेप नंबर 3 था, ऊपर आ जाए, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट, है ना भाई। अब हमने स्टेप नंबर 3 लिख दिया कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है। अब हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स किसके मालूम करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक, जिंक के मालूम करेंगे। चाहिए, आवाज आ रही है ना मेरी बेटा? तो एक बच्चा बता दे आवाज आ रही है। जिंक का फॉर्मूला होता है मास। आवाज आ रही है मेरी? मास अपॉन एटॉमिक मास, ठीक है जी। अब हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक मालूम कर रहे हैं तो फॉर्मूला है हमारे पास मास अपॉन एटॉमिक मास, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी बेटा? काइंडली कोई एक बच्चा हमें यस बोल दे। जी सर, आ रही है। ठीक है। अब हम देखते हैं हमें मास कितना दिया हुआ, जो परसेंटेज होगी उसी को हम मास कंसीडर करेंगे, 53। और एटॉमिक मास हम जिंक का देखते हैं। जिंक का एटॉमिक मास आप लोग याद कीजिएगा, वैसे आपको क्वेश्चन में दे दिया जाता है। जिंक का एटॉमिक मास होता है हमारे पास 65.38, जिसको हम 65.4 भी कह सकते हैं, ठीक है जी। अब जब हम इसको हल करते हैं तो लेट्स सी हमारे पास आंसर क्या आता है। हमारे पास आंसर आएगा 0.810 मोल ऑफ जिंक। ये जिंक का सिंबल है। इसको मैं जरा बोल्ड करके ब्लैक कलर कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है जी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक मैंने निकाल लिया। अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालने हैं? अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं जिंक के बाद दूसरा था हमारे पास कार्बन, सही है जी। फॉर्मूला वही लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन वाला, ठीक है जी। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन हमारे पास कितना है। मास की जगह हम परसेंटेज लिखेंगे 38.9, 38.9। और एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है, किसी को याद है? 12, ठीक है जी। जब हम 38.9 को 12 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इज इक्वल टू 3.241 मोल्स ऑफ कार्बन, ठीक है जी। इसको हम बोल्ड करके ब्लैक कर देते हैं। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन आ गए, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। फॉर्मूला वही लगेगा, मास अपॉन एटॉमिक मास, ठीक है। अब हम जरा इसकी वैल्यू डालें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक की जगह हम बात कर रहे हैं इस वक्त हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन का मास कितना है, जो ऊपर परसेंटेज है वही हम अज्यूम करेंगे 8.1। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है सिंपली 1। तो इसमें हमारे पास क्या आंसर आएगा? हमारे पास आंसर आएगा 8.1 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है जी। इसको भी मैं बोल्ड करके
ब्लैक कलर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हुआ कि हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए जिंक के, कार्बन के और हाइड्रोजन के। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 4 पर। स्टेप नंबर 4 क्या है हमारे पास, लेट्स सी, ऊपर चलते हैं वापस। स्टेप नंबर 4 हमें कहता है डिवाइडेड बाय लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है जी, ये स्टेप नंबर 4 हमें कह रहा है डिवाइडेड बाय लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स। सही है जी। अब हम लीस्ट नंबर ऑफ मोल से हम इसको डिवाइड करेंगे। सही है, लेट्स सी। हम ये देखते हैं मोल्स ऑफ जिंक कितना था हमारे पास मोल्स ऑफ जिंक था 0.810। ठीक है जी। हमारे पास मोल्स ऑफ कार्बन कितना था जी, हमने ऊपर देखते हैं, हमारे पास मोल्स ऑफ कार्बन था 3.241 और हमारे पास मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना था जी 8.1। ये 3 आंसर थे ना, लेट्स सी चेक कर लें, 0.810, 3.241 और 8.1। इन तीनों में सबसे लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स किसका है, हमें साफ नजर आ रहा है जिंक का, 0.810 लीस्ट है। तो अब इन सब को हम डिवाइड कर देंगे 0.810 से, 0.810 से हम सबको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि स्टेप नंबर 4 हमें ये कह रहा था कि हम क्या करते हैं, हमारे पास जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स होता है उससे हम सबको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अब मैं इन सबको डिवाइड कर दूंगा। ठीक है जी, और इस 8.1 को भी मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, 0.810 से। ये हमारे पास स्टेप नंबर 4 है। लेट्स सी हमारे पास आंसर क्या आता है। हमारे पास आंसर आएगा, इसका तो आंसर 1 आ जाएगा। लेट्स सी इसका क्या आंसर आता है। इसका आंसर आएगा 3.241 को डिवाइड करूंगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। और लेट्स सी इसका हमारे पास क्या आंसर आता है। इसका हमारे पास आंसर आता है सिंपली 10। ठीक है जी। स्टेप नंबर 4 के बाद हम इंपेरिकल फॉर्मूला डायरेक्ट निकाल लेते हैं। स्टेप नंबर 4 के बाद हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला निकल जाता है। तो अब हम निकालेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला। देखते हैं जिंक कितने हैं हमारे पास 1, कार्बन कितने हैं हमारे पास 4 और हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास 10। तो सिंपली जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो हमारा फॉर्मूला बनेगा C4H10 और Zn। सही है, इसको मैं फॉर्मूले की शक्ल दे दूं तो ये हमारा हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला और यहां हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। यहां तक किसी को कोई सवाल, कोई परेशानी? देखें हमने पहला वाला सवाल बड़ा लंबा किया था, दूसरा सवाल हमारा कितना शॉर्ट हो गया, क्योंकि हमें सीधा सीधा जो है वो उन्होंने परसेंटेज तक दे दिया था। हमने सिर्फ 2 स्टेप करे, स्टेप 3 स्टेप 4 किया और डायरेक्ट हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? आगे चलें? चले जी। अब हम उसके बाद आगे चलते हैं और हम करते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप समझिएगा। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 40% carbon and 6.66% हाइड्रोजन बाय मास, यानी कि वजन के लिहाज से। अब कह रहे हैं इट्स मॉलिक्यूलर मास इज डबल दैट ऑफ इट्स एम्पायरिकल मास। मालूम क्या करना है, फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब जरा गौर से देखिएगा बेटा और इस सवाल को समझिएगा। ये सवाल फिर मजीद ट्रिक से घुमा हुआ है। ठीक है, सबसे पहली बात इन्होंने हमें दे दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड।
मैं लाल से कर देता हूं। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोकार्बन नहीं दिया। फिर से हमारे साथ ये ट्रिक खेलने जा रहे हैं। हाइड्रोकार्बन देते तो हम तो सिंपल कहते थे कार्बन और हाइड्रोजन है। यहां इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया। इसका मतलब है कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है जी। तो अब हमें सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि क्या कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा है या नहीं, है ना भाई। लेट्स सी, सवाल पढ़ते हैं। सवाल में इन्होंने हमें कार्बन दिया हुआ है और सवाल में इन्होंने हाइड्रोजन दिया हुआ है ना भाई। इसके अलावा कोई तीसरा एलिमेंट हमें दिया हुआ नहीं है। तो उसूलन तो दिमाग ये कह रहा है कि तीसरा एलिमेंट होगा नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा फोकस करें। कार्बन की परसेंटेज कितनी दी है 40 और हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी दी है 6.66। इन दोनों को अगर मिला लें तो 46% हो गई भाई, और टोटल तो परसेंटेज 100 होनी चाहिए। इसका मतलब है 46% है, क्योंकि तीसरा एलिमेंट भी शामिल है जो इन्होंने शो नहीं किया। सही है। ये बात याद रखिएगा, अगर कोई तीसरा एलिमेंट जो वो हमें ना दें और वो मौजूद हो तो वो ऑक्सीजन होता है। ठीक है। तो इसका मतलब है तीसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है, और कितना है, जितनी परसेंटेज रह गई उतना है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मैं कहता हूं कि भाई ये 100 रुपए हैं, माशान, बिस्मा और लाइबा, आप ये तीनों आपस में बांट लो 100 रुपए। ठीक है। माशान आप 20 रुपए लीजिएगा, बिस्मा आप 20 रुपए लीजिएगा। ठीक है। अब मुझे बताएं लाइबा के पास कितने रुपए हुए। लाइबा, अनम्यूट योरसेल्फ और जवाब दीजिए, आपके पास कितने रुपए हुए। मैंने 100 रुपए दिए। मैंने कहा माशान, लाइबा और बिस्मा आपस में बांट लें। माशान आपके 20 रुपए हैं, बिस्मा आपके 20 रुपए हैं। लाइबा के मैंने बताए नहीं। अब बताएं लाइबा के कितने होंगे। लाइबा हरी अप फास्ट, जवाब दीजिए, आपके कितने रुपए होंगे 100 में से। 60। शाबाश। कैसे पहचाना। पता चल रहा है, साफ पता चल रहा है। कैसे पहचाना। 40 चलेगा तो 60 बचे ना। शाबाश प्यारा बच्चा, शाबाश। बिल्कुल आपने इसी तरीके से यहाँ तीसरे एलिमेंट का आपने परसेंटेज निकाल लेनी है। जब एक एलिमेंट की 40 है, दूसरी एलिमेंट की 6.66 है, तो इन दोनों को प्लस करके 100 से माइनस कर दें, जितना बचा वो ऑक्सीजन की होगी। तो ये देखें, हमारे साथ ट्रिक खेलते हैं। इन्होंने ऑक्सीजन की हमें दी नहीं परसेंटेज, लेकिन हम खुद मालूम कर लेंगे। क्यों। हमें पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब है कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा भी होगा। हमने देखा कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज मिला के 100 नहीं बन रही। इसका मतलब है कि तीसरे एलिमेंट की कुछ परसेंटेज बाकी है, वो इन दोनों में से निकाल के 100 में से माइनस करेंगे, वो हमारे पास ऑक्सीजन आ जाएगी। तो पहली चीज तो हमने इस सवाल में से ये पकड़ ली। दूसरी चीज देखें, इन्होंने मॉलिक्यूलर मास दिया है ना भाई। और मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है, इन्होंने हमें नंबर में नहीं दिया, ट्रिक में दिया। इन्होंने कहा जो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालोगे उसका जो मास होगा उसका डबल होगा एम्पेरिकल मास। मिसाल के तौर पे एम्पेरिकल मास आपका निकल रहा है 20, तो मॉलिक्यूलर मास 40 होगा। अगर एम्पेरिकल मास निकल रहा है आपका 40, तो मॉलिक्यूलर मास उसका डबल 80 होगा। ठीक है। इसका मतलब है मॉलिक्यूलर मास दिया है इन्होंने। और मालूम क्या करना है हमें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी कि आप पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालोगे, फिर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे। ठीक है जी। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, और सवाल ये है कि बेटा मुझे इतना बताइए कि ये हम कौन से स्टेप से शुरू करेंगे, जल्दी से बताएं। स्टेप नंबर 3 से। स्टेप नंबर 3 से, शाबाश। सबसे पहले तो हम डेटा लिखते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी है 40%। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितनी है 6.66%। और लाजमी सी बात है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी है। सही है। 40 में से आप एक काम करेंगे, इन दोनों को प्लस करें, 100 में से आप माइनस कर दें 46.66, तो आपको पता चलेगा कि 53.34% आपके पास ऑक्सीजन है। सही है। अब मैं इन तीनों को प्लस कर दूं, 40 को, 6.66 को और 53.34 को, तो मेरे पास 100 हो जाएगा। इसका मतलब है अब हमारे पास एलिमेंट की परसेंटेज मुकम्मल हो गई। ठीक है जी। ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे निकाली ये आसानी से आप लोग समझ गए। ठीक है जी। अब हम डायरेक्ट शुरू करेंगे स्टेप नंबर 3 से। ठीक है। स्टेप नंबर 3 यानी के नंबर ऑफ मोल से। ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं स्टेप नंबर 3। सबसे पहले तो मैं मोल मालूम करूंगा। ठीक है। अब वो मोल कैसे मालूम करूंगा,
मैं एक फॉर्मूला ले लूंगा। सबसे पहले मैं मालूम कर रहा हूं कार्बन का, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, सही है। मास बताएं कितना लूंगा, जो हमारे पास परसेंटेज गिवन है यानी कि 40। एटॉमिक मास कितना होगा कार्बन का, हम सब जानते हैं कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ठीक है। 40 को आप 12 से डिवाइड करें तो यू विल गेट द आंसर। हमारी ये क्लास खत्म हो जाएगी तो दोबारा रिज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। हमारे पास जो है वो आंसर आएगा कितना, 3.33, ठीक है भाई। म्यूट कर लें, म्यूट्स ऑफ कार्बन। ये हमारे पास आ गए कार्बन के मोल्स, ठीक है भाई, ये हमारे पास कार्बन के मोल आ गए। मैं इसको यूं कर देता हूं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करूंगा हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन का मास कितना दिया हुआ था, 6.66, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। तो हमारे पास हाइड्रोजन का जो मोल निकलेगा वो मोल कितना निकलेगा, 6.66 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब मैं इसको भी बोल्ड करके ब्लैक कर देता हूं, हमारे पास ये आ गया। अब मैं तीसरा मोल निकालूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास कितना है, 53.34, और एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का, 16। अब जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 3.33, ठीक है जी। तो ये मेरे पास आ गए मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। इसको भी मैं बोल्ड करके ब्लैक कर देता हूं। मेरे पास स्टेप 3 कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके बाद स्टेप 4 क्या होता है हमारे पास, कि हम डिवाइड करते हैं लीस्ट नंबर ऑफ मोल से, डिवाइडेड बाय लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स। अब हम जानते हैं हमारे पास मोल्स ऑफ कार्बन था 3.33, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन था हमारे पास 6.66, और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन था हमारे पास 3.33। अब बताएं इसमें से लीस्ट क्या है, लीस्ट है हमारे पास 3.33। तो फिर हम इन सब को 3.33 से डिवाइड कर देंगे। 3.33 से हमने इन सबको डिवाइड करेंगे। इस हाइड्रोजन को भी हम 3.33 से डिवाइड करेंगे, और इस ऑक्सीजन को भी हम 3.33 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां हमारे पास आंसर आएगा 1, यहां हमारे पास आंसर आएगा 2, और यहां हमारे पास आंसर आएगा 1, ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कार्बन है 1, हाइड्रोजन है हमारे पास 2, और ऑक्सीजन है हमारे पास 1। इसका मतलब हमारे पास एम्पायरिकल फॉर्मूला जो हमारे पास बनेगा CH2O, ये हमारे पास एम्पायरिकल फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। इसको मैं बोल्ड करके ब्लैक कर देता हूं, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। तो अब हम लिखेंगे एम्पायरिकल फॉर्मूला मास। कितना है एम्पायरिकल फॉर्मूला मास, कार्बन 1 है, कार्बन होता है 12, हाइड्रोजन 2 है तो एक हाइड्रोजन 1 होता है, 12 और 2 14, और ऑक्सीजन 16 होता है। तो ये हमारे पास हो गया, मैं यू लिख दूं 12 + 2 + 16, ये हमारे पास हो गया 30, सही है।
ये हो गया 30 हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला मास। और हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर मास कितना था, सही है, वो हमारे पास ऊपर देखें सवाल में लिखा हुआ था कि मॉलिक्यूलर मास डबल होगा एम्पेरिकल फार्मूला मास से, यानी कि हम लिखेंगे 30 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 60 AMU। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला मास आ गया। ठीक है जी। अब हम आते हैं स्टेप 5 पर। स्टेप 5 क्या था, हमने n मालूम करना है, और n का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है n इज इक्वल टू m डॉट f मास डिवाइडेड बाय E डॉट f मास। ठीक है जी, ये हमारे पास n का फॉर्मूला था। ठीक है, अब यही फॉर्मूले के अंदर मैं जरा वैल्यू पुट करूं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना निकाला हमने 60, और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हमने कितना निकाला 30। इसको जब आप डिवाइड कर देंगे तो वी गेट द वैल्यू ऑफ n, और n हमारे पास आ गया 2। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का फॉर्मूला लगाते हैं n ब्रैकेट E डॉट f। सही है, हम जानते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर है n कितना है 2, और हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है, यहां ऊपर हमने लिया हुआ था CH2O। ठीक है, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना निकलेगा, जब C को 2 से मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा C2, H को 2 है 2 से मल्टीप्लाई करें H4, और O को 2 से मल्टीप्लाई करें O2। मैं इन तीनों को फॉर्मूले की शक्ल दे दूं तो ये मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल आएगा। इसको मैं ब्लैक कर दूं और बोल्ड कर दूं। ठीक है, अब लेट्स सी कि हमारा ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सही है कि गलत है, इसको चेक करते हैं। C2 है, इसका मतलब है 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24, प्लस H4 है 1 मल्टीप्लाई बाय 4, इसका मतलब है हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 है तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32। इन सबको प्लस करें, हमारा आंसर आ गया 60, और यही हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकला था 60। इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। इसको हम वापस से डिलीट कर देते हैं, यहां हमारे न्यूमेरिकल का आंसर आ गया। इज दैट एनी क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू? आप लोगों की समझ में आया बेटा? अब सवाल थोड़े से आसान लगने लगे। चले बस फटाफट जल्दी से बताएं, हमारे पास पीरियड ओवर होने वाला है। जल्दी से बताएं, सवाल समझ में आया आप लोगों को? यस सर। चलें जी, अब आप लोगों को सवाल समझ में आ गया। बस आज का क्लास हमारी यहाँ पर है। आपको मैंने एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला के सवाल समझा दिए। मैंने आपको 2 सवाल मजीद करके दिखाए। अब मैं आपको कुछ सवाल जो है वो न्यूमेरिकल आपको असाइनमेंट के तौर पर दूंगा, और ये बात याद रखिएगा, असाइनमेंट के तौर पर मैं आपको अभी हो सकता है छुट्टियों में या छुट्टियों के बाद मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा जिसके अंदर 50 न्यूमेरिकल्स हैं। उनमें से आपने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स, एवोगाड्रो नंबर के न्यूमेरिकल करने होंगे, जो एक बच्चों वाले न्यूमेरिकल है। ठीक है, वो आपको सिर्फ समझने के लिए करने, जैसा कि मैंने आपको शुरू में करवाए थे, याद है नंबर ऑफ मोल्स के न्यूमेरिकल करवाए थे, है ना? तो बिल्कुल वैसे ही करने होंगे। फिर कुछ आपके जो है वो आपके एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला के न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ पास पेपर के हैं, कुछ बुक के हैं, कुछ अपने पास से दिए हैं। तो आपने वो उसको सॉल्व करना है। अपने पास एक रजिस्टर बनाइएगा जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स का वो रजिस्टर होगा, टॉपिक लिख के वो रजिस्टर आप वो न्यूमेरिकल आप सॉल्व कीजिएगा। इससे ये फायदा होगा कि आपके पास न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। अच्छा, कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको अगर कोई भी न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया तो आप वो न्यूमेरिकल जो है वो मुझसे व्हाट्सएप के जरिए भी पूछ सकते हैं, पर्सनली भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, जूम क्लास में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको उस न्यूमेरिकल का जो है वो एक सॉल्व जो है वो इमेज भी दे दूंगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अच्छा, अब हमारे पास जल्दी से ये पीरियड 1 मिनट में खत्म होने वाला है, तो मैं जरा रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं।